आपको बहुत बहुत कैसे हैं आप लोग। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यह रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। इसमें आप लोगों को आ, सत श्री अकाल और वालेकुम सलाम और नमस्ते नमस्कार भारतीय परंपरा के अनुसार। और आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कल भाषण दिया था, उस भाषण का जो फलार्थ है या मुख्यार्थ है वह क्या है और उसे हम लोगों को कैसे लेना चाहिए और उससे देश में क्या तरक्की होगी, उसकी बात को ज़्यादातर किस प्रकार से समझा जा सकता है, उसी के विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस को, जिसमें मैं बोल रहा हूँ रतिकांत सुमन। आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी अवश्य करें। प्रधानमंत्री ने जो कल संभाषण किया था, यह 5वीं बार उन्होंने किया था और लगभग मन की बात को यदि लगा दें तो 6ठी बार यह लॉकडाउन के भीतर उन्होंने किया था। 2 बार तो उन्होंने मन की बात बीच में कर दी है। लगभग यह 2 माह का समय होने जा रहा है लॉकडाउन का और हम लोग अभी लॉकडाउन में चल रहे हैं। और भारत अभी हो सकता है कि यह चौथा लॉकडाउन भी 17 के बाद लगाया जाए और 17 के बाद हम लोग जिस लॉकडाउन का सामना करने जा रहे हैं वह कुछ नवीन प्रकार का लॉकडाउन होगा, जिसमें कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपने कार्य को करना पड़ेगा। कार्य करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए क्योंकि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह बिल्कुल ही चरमरा सी गई है। 2 माह का कार्य नहीं होना, कोई भी कार्य नहीं होना, कोई भी गतिविधि नहीं होना, कोई भी मार्केट से सरोकार नहीं रहना, खरीदारी नहीं होना, तो सबकी स्थिति तो खराब होगी ही। हम लोग 1 अरब 35 करोड़ से ऊपर की आबादी वाले देश हैं। कोई हम लोग छोटी मोटी आबादी वाले नहीं हैं। 2 करोड़ 3 करोड़ 20 करोड़ वाली आबादी वाले देश नहीं हैं। हम लोग बहुत ही बड़े देश में आते हैं, जो कि हम लोग चीन के समकक्ष ही हैं। इसलिए कुछ दिन में हो सकता है हम चीन से और भी बड़े राष्ट्र के रूप में उभरें। और आज हमारा देश बहुत ही तरक्की उतना तो नहीं कर पाया है, लेकिन विकासशील देश में है और यह लगातार अपनी तरक्की और अपनी धमक विश्व में बनाते जा रहा है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। इस लॉकडाउन में जो भी आपको नेगेटिविटी आई होगी उसे आप प्रधानमंत्री के भाषण से आप थोड़ा सा समझें और अपने अंदर एक ऊर्जा को भरें, क्योंकि यह भाषण इसलिए दिया गया था कि जो लोगों में एक चिड़चिड़ापन आया है, एक नेगेटिविटी आई है, उसे किस प्रकार से मिटाया जाए और लोगों में एक ऊर्जा को भरी जाए। तो प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद पे होते हैं और भारत की जनता से वे काफ़ी सरोकार रखते हैं और उनके जुड़े हुए रहते हैं। तो उनके भाषण को हमें विशेष रूप से लेना होता है। तो प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है उसमें सबसे बड़ी बात आई है उभर कर कि आत्मनिर्भरता की। जो आत्मनिर्भरता अपना देश कैसे पाए। तो वास्तव में हम लोग अपने ऊपर आत्मनिर्भर तो हैं, लेकिन बहुत मायनों में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हैं। आज हमारे पास जो कुछ यह डीआरडीओ या जो और संस्थान है उनके माध्यम से हम लोग बहुत वेपन वगैरह जो मशीनरी है और गन्स वगैरह और मिसाइल वगैरह की तकनीक आदि सब बनाई जाती है। और यहाँ तक कि हमने बहुत सारे डेवलप तो किए हैं, लेकिन अभी भी हम विदेश पर ही निर्भर हैं, अपना आत्मनिर्भर नहीं हो सके। तो वह तो बड़ी बड़ी जो संस्थानें हैं वही बना पाएंगी, लेकिन आज हमारे देश में बहुत बड़ी जो मशीनरी है उसे बनाने वाली संस्थाओं की
भी आवश्यकता है, लेकिन छोटे-छोटे संस्थानों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि रोज़गार की बिल्कुल कमी है। और यह जो नया विश्व कोरोना विश्व कोरोना ने जो जन्म दिया है, वह कोरोना विश्व ही होगा। कोरोना महामारी के बाद का जो विश्व होगा, वह कुछ अलग ही विश्व होगा। उसे हमें समझना ही होगा और हमें अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से उसमें अपने को डेवलप करना है। दरअसल यह जो समस्या आ रही है, तो हम लोगों को पहले ही समझना चाहिए था। जब हम लोगों ने एफडीआई दिया था, तो एफडीआई देने से पहले हमें यह सोचना चाहिए था कि कल को यदि विश्व ऐसा हो जाता है, तब क्या होगा। लेकिन हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन करने से पहले यह नहीं सोचा था। अपने देश को ग्लोबलाइजेशन की उसमें समाहित कर दिया। ग्लोबलाइज हम लोग हो गए, पूरे विश्व में हमारे भी प्रोडक्ट जाने लगे, हमारे भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सब जगह जाने लगे, हमें तरक्की मिलने लगी। हम लोगों को लगा कि विश्व ऐसा ही रहेगा, लेकिन विश्व की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। आज जो चीन है, चीन आत्मनिर्भर है अपने पर। आज आप जब चीन के विकास को देखेंगे, तो चीन को देखेंगे कि वह अपने ही ऊपर विकसित हुआ है। किसी ज़्यादा लोगों से वह एफडीआई दिया है, लेकिन वहाँ पर लोग आए, अपना प्रोडक्शन किया और उसे लाभ दिया है उस देश को। उस देश ने अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। चूँकि वहाँ पर मानव संसाधन बहुत ही सस्ते थे और वह उत्पादन कर सकता था, उत्पादन किया और उसे विश्व के बाज़ार में निर्यात किया है। वह आयातक देश विशेष मात्रा में नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में, लगभग 10 से 12% ही विश्व बाज़ार से वह सामान उठाता है। वह भी इसलिए क्योंकि उसका बाज़ार में माल विश्व के बाज़ार में जाता रहे। लेकिन वह अपना जो सामान देता है, वह बहुत ज़्यादा मात्रा में देता है। आज भारत में जो स्थिति है, वह स्थिति यह है कि हम लगभग 50% से ज़्यादा सामग्री चीन पर ही निर्भर है। लगभग 90% आत्मरक्षक जो दवाइयाँ हैं, वह चीन से ही आती है। कुछ दवाइयाँ आप अमेरिका बाज़ार से आता है, लेकिन और कुछ प्रोडक्शन हम लोग स्वयं भी करते हैं, लेकिन जो आत्मरक्षक जो दवाइयाँ हैं, वह विशेष रूप से चीन से ही आती हैं। तो उसमें हम अपने को आत्मनिर्भर नहीं बना सके हैं, लेकिन चीन अपने को आत्मनिर्भर हर प्रकार से कर लिया है। आज उसके पास आत्मरक्षक जो दवाइयाँ हैं, प्रोडक्शन तो हो ही रहे हैं और वह इस पर जो रिसर्च जो है, बराबर वह रिसर्च करता रहता है। उसी रिसर्च का यह परिणाम रहा कि वह कोरोना वायरस को भी जन्म दे सका। कोरोना वायरस एक जीवाणु है जो विश्व में महामारी के रूप में फैला और यह समझिए, बहुत लोग इसे कहते हैं कि विश्व युद्ध के समान यह हुआ है। तो विश्व युद्ध में जैसे लोग मारे जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी लोग गए हैं। अभी 14 से 15 लाख के बीच में अमेरिका में लोग इससे अफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं और बहुत सारे लोग और भी अफेक्टेड होने की स्थिति में हैं। और लगभग 1 लाख के आसपास वहाँ पर अभी तक लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 3 लाख के आसपास पूरे विश्व में लोग मारे जा चुके हैं। जिस प्रकार से सैनिक मारे जाते हैं किसी युद्ध में, उसी प्रकार से इसमें भी मारे जा रहे हैं और भारी मात्रा में लोग मारे जा रहे हैं। यह कहाँ से निकला? कोई लोग कहते हैं कि वुहान शहर से यह आया है, लेकिन वुहान शहर से आया कि नहीं आया, उस पर भी अभी रिसर्च ही चल रहा है। कोई उसे चीन को कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज हम जब देखते हैं, तो अपने को सुरक्षित, चीन का बाज़ार अपने को सुरक्षित रखा हुआ है। वहाँ पे यह प्रभावित किया यह बीमारी, लेकिन उस बीमारी पर उसने पूर्णतः अपने को सुरक्षित बना लिया और आज वह फिर से मार्केट में खड़ा हो गया है और विश्व का बाज़ार अभी तक मंदी की स्थिति में आ गया है। और कहा जा रहा है कि यह 1930 के बाद जो वह मंदी है, उसी प्रकार की मंदी आने की संभावना है और यह मंदी उससे भी भारी मंदी के रूप में होगा, क्योंकि इसमें विश्व के
सभी बाजार, विश्व के सभी देश पॉज की स्थिति में आ गए हैं। कोई कार्य नहीं हो रहा है, कहीं प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बिक्री नहीं हो रही है, पैसा का आदान प्रदान, सब कुछ लेन देन बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो हम ग्लोबलाइजेशन का नारा दे रहे थे, ग्लोबलाइज कर रहे थे, वैश्वीकरण का नारा दे रहे थे, वैश्वीकरण हमें लग रहा था कि वैश्वीकरण करने से हम बहुत आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम बढ़े। लेकिन आज जितना हम पीछे आ चुके हैं, तो अब हमें लगता है कि वह वैश्वीकरण वह गलत था। लेकिन आज आप उसके लिए स्वयं भी जिम्मेदार हैं। स्वयं जिम्मेदार यह हैं कि आप एफडीआई में लगातार 50%, 50%, पहले 30%, 30%, 40%, 50%, 60%, 90%, बहुत कंपनियों को आपने 100% तक एफडीआई करने के लिए आपने दे दिया। आज ऑनलाइन मार्केट को आपने बढ़ावा दे दिया, जिसमें कि बहुत सारी कंपनियां विदेशों की आई और अपना सामग्री यहाँ पर बेच रही है। जो छोटे छोटे जो दुकानदार थे, जो उद्योग थे, वह सब नष्ट भ्रष्ट हो चुका है और सबके पॉकेट में पैसे अब नहीं रहे। पैसे खींचने की जो मशीन आपने लगाई थी, वह खींचकर बाहर चला गया है। एफडीआई के माध्यम से बहुत सारे ऐसे फेक बैंकिंग ऐप आए जो कि बाज़ार में इस प्रकार से अपने प्रोडक्शन को बेचा और इस प्रकार से लोन दिया और उससे डबल डबल पैसे 15-15 दिन में, 20-20 दिन में उन्होंने लिया है। एक कैशबिन ऐप था जिससे कि आरबीआई से वह संरक्षित था। वह इस प्रकार से अपना 15-15 दिन पर वह सूद लगाकर वह पैसे लोगों को देता था, बांटता था और वह लेता था। लोगों के पैसे जेब से निकलते रहे, लोगों के पास पैसे आने के साधन नहीं रहे। लेकिन आज स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। तब आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हमें बनना होगा। तो आत्मनिर्भरता का नारा आपने पहले क्यों नहीं दिया? पहले आपने डिजिटल इंडिया बनाने का सोचा। तो डिजिटल में आपने केवल चीन के बाज़ार को भारत में खोल दिया है। चीन के हर प्रोडक्ट्स यहाँ पर बिक रहे हैं। हम दिवाली, होली से लेकर होली में भी रंग जो बिकते हैं वह भी चीन से आने लगे और दिवाली का जो प्रोडक्शन है वह भी चीन से आ रहा है। दवा की बहुत ज़्यादा जो मात्रा है वह भी चीन से ही आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वह चीन से आ रहे हैं। छोटे छोटे जो ऐप हैं वह भी चीन के ही बनाए हुए हैं। वह चीन यहाँ पर पूरी तरह से डिजिटल मार्केट में वह हमें कब्जा कर लिया है अपना और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारा जितना भी डेटा है वह आज चीन के पास है। हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पर किस आदमी का वह है जियोमी जो मोबाइल है या कोई भी मोबाइल है, वह चीन के द्वारा यहाँ पर जो दिया गया है, वह एक एक डाटा भारत के लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो डाटा है वह चीन के पास वह उपलब्ध है। आपने जो आधार का बनाया था उसमें आपने कहा था कि डेटा संरक्षित होंगे। डेटा जो है वह अमेरिका के पास संरक्षित है, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा वह अमेरिका के पास जो डेटा है वह सुरक्षित है। आधार का जो डेटा है वह सुरक्षित है, लेकिन जो चोरी छिपे जो डेटा हमारा भारत का जो डेटा है वह चीन के बाज़ार में गया हुआ है। यहाँ के एक एक आदमी की क्या कमाई है, क्या कितना वो कमा रहा है, क्या कर रहा है, सबका पता है। कौन किस बीमारी से ग्रस्त है, वह डेटा उसके पास उपलब्ध है और वह कभी भी कुछ भी चाहे कहीं भी करना तो वह कर सकता है। और यही उसने किया है। सारे विश्व के बाजार में एक एक व्यक्ति का डेटा सभी देशों से उसने ले रखा है। आज वह जासूसी में हर जगह पर वह स्पेस में अपने विमान को या स्पेस से स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से, अंतरिक्ष यान के माध्यम से या जिस भी माध्यम से उपग्रह छोड़कर वह उपग्रह के माध्यम से सभी देशों की जासूसी करने में वह सक्षम है। चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, सबका वह जासूसी कर रहा है और किस देश को किस समय में मात दे सकता है वह इस पर विचार कर रहा है। आज वह विश्व बाजार का सुपरमैन कहिए बनने जा रहा है या सुपर कंट्री बनने जा रहा है। इसकी वजह यही है, वह अमेरिका को मात देकर वह ऊपर उठना चाह रहा है और आज उसके पास इतनी क्रय शक्ति हो गई है, इतनी खरीदने की शक्ति हो गई है और इतनी विक्रय की शक्ति भी है और खरीदने की भी शक्ति है।
तो सारे चीज़ को उसने डेवलप कर दिया है। जब सारे विश्व के जो लोग हैं वह कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, वैसी स्थिति में वह अपने एयरक्राफ्ट को या अंतरिक्ष यान को चंद्र पर चंद्रयान को भेजना चाह रहा है। वह ऐसी स्थिति में है, एक से एक वेपन उसके पास उपलब्ध हैं। परमाणु बम के भी बीच में धमाके किए गए। वह इस धमाके को करके विश्व को डराना चाह रहा है। यह एक चीन की अपनी आंतरिक शक्ति और अपना बल है, जिससे वह पूरे विश्व में अपनी धमक रखता है। वह आज उसके हर लोग पूरे विश्व में छाए हुए हैं, लेकिन विश्व के हर लोग उसके देश में नहीं छाए हुए हैं। यदि उसके देश में कुछ प्रोडक्शन बनते भी हैं, बाहर की कंपनियां हैं, तो उन लोगों को वहाँ के देश में जो भी देने घूमने का जो दिया जाएगा उन्हें प्रशासन के द्वारा कि आप इसी क्षेत्र में रह सकते हैं, तो उतने ही क्षेत्र में आप जाएंगे, उसके बाहर की दुनिया में आप नहीं जा सकते हैं। आज उसने अमेरिका को मना कर दिया है कि आपको हम अपने यहाँ जांच करने की अनुमति नहीं देते हैं। आज उसके पास इतना पावर है कि विश्व हेल्थ सेंटर जो कल तक अमेरिका का गुणगान करता था, वह गुणगान करना छोड़ दिया और चीन का गुणगान करने लगा। ऐसी कौन सी बात आई जो कि वह चीन का ही गुणगान कर रहा है, जबकि वह 45 जो करोड़ है डॉलर वह अमेरिका के द्वारा दिया जाता था। 2 से 3 करोड़ के डॉलर के आसपास वह चीन से मिलता था विश्व स्वास्थ्य संगठन को, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन को सबसे बड़ा जो देनदार था, देने वाला धन, वह उसकी नहीं सुनता है, वह चीन की सुनता है। ऐसी कौन सी बात है? और आज वह चीन का पैरोकार है, पक्षकार है। तो ऐसी स्थिति में वह अपने को पूरी तरह से डेवलप कर रखा है, लेकिन हम अपने को डेवलप नहीं कर सके हैं। हमारे छोटे छोटे व्यापार, कुटीर उद्योग आज त्रस्त हो गए हैं। आज आप जब यह स्थिति देख रहे होंगे तो आत्मनिर्भरता की जो आपकी स्थिति है वह बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। हमने कल देखा कि हिमाचल के कुछ अंबाला से कुछ दिल्ली लोग जा रहे थे, जिसका कि बीबीसी के एक संवाददाता उससे रिपोर्ट ले रहे थे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो अंबाला से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। आपके पैर में चप्पल नहीं है? हाँ, चप्पल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपना स्वयं तो खाते पीते होंगे, रहते होंगे सही से, लेकिन हम लोगों को सड़क पे इस प्रकार से दौड़ा दिया है और बहुत सारे एक्सीडेंट हर जगह पर हो रहे हैं। यह कुव्यवस्था देश में क्यों फैली, इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। यह आत्मनिर्भरता की स्थिति नहीं है। आत्मनिर्भर हम कब होंगे? जब हमारे सारे मजदूर, सारे किसान हमारे मर जाएंगे, तब। आत्मनिर्भर हम पहले क्यों नहीं बनना चाहे? तो यहाँ पर जो भी सरकारें आती हैं, वह सरकारें एक दूसरे सरकार जो आने वाली सरकार होती है उसके लिए कुछ ना कुछ टेंशन इस प्रकार का छोड़ के जाती है। आज हमारे पास जो 20 लाख करोड़ का जो यह पैकेज दिया गया है, उस पैकेज में कांग्रेस पार्टी के कोई प्रवक्ता कह रहे थे कि आप 7,500 सभी को सभी के खातों में दे देते, लेकिन हम कहते हैं कि यह 7,500 किसी के खाते में देने से उसका गुजर बसर तो नहीं चल जाएगा। 7,500 का कोई मायने नहीं है। उसके पास एक रोज़गार हो, एक काम हो, जो जिस काम से वह छूट रहा है। आज 30% आबादी बेरोजगार हो चुकी है और जो रोजगार में थे भी उनका भी रोजगार छूट चुका है, उनका दुकान आदि सब कुछ छूट चुका है। तो वे लोग करेंगे क्या? तो उन लोगों के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि देश में एक अर्थव्यवस्था इस प्रकार का डेवलप हो और अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी हो सके। उसके लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आज कोरोना वायरस के कारण से जो विश्व के जो देश हैं, विश्व के देश जिसमें जैसे मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट आपके विश्व में आपको जो देश इस प्रकार से बना रहे थे, वहाँ पर जिनका उत्पादन हो रहा था, जो प्रोडक्शन दे रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, चीन के अंदर लगभग 1000 कंपनियाँ ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्शन को वहाँ से बंद करके किसी दूसरे देश में जाना चाहती हैं। तो वे सभी वहाँ से छोड़ना चाहते हैं। उन्हें आप किस प्रकार से यहाँ पर एस्टैब्लिश करेंगे? एस्टैब्लिश का कुछ मार्ग आप बनाएं जिससे कि कुछ लोगों को रोज़गार भी मिले। और ऐसा कभी भी नहीं करें कि भारतीय जो उत्पादक हैं, भारतीय जो बिजनेसमैन हैं, उनकी जो उत्पादन शक्ति है वह
उससे त्रस्त हो जाए, ख़त्म हो जाए। और जो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, आज चीन का विकास यदि हुआ है तो वह वहाँ पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से ही हुआ है। वह बड़े बड़े उद्योग के माध्यम से नहीं हुआ है। बड़े उद्योग अलग हैं और छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनका जो रोजगार है वह बंद नहीं हुआ है। चूँकि वह एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है, कम्युनिस्ट राष्ट्र होने के नाते से वहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो तय कर दिया जाता है कि आप इतना ही धन लेंगे और इसी के आधार पे आप कार्य करेंगे, तो उतना ही धन वहाँ पर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी मज़दूर के लिए वह फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतनी ही राशि मिलेगी, तो उतनी ही राशि वहाँ पर मिलती है। लेकिन भारत में यह नहीं है। भारत में आज जो, हालांकि यहाँ पर भी मजदूरी कम है लेकिन उसके अनुपात में थोड़ी ज़्यादा है। वहाँ पर तय किया जाता है कम्युनिस्ट राष्ट्र होने के नाते से, लेकिन यहाँ पर कम्युनिस्ट राष्ट्र नहीं है। यहाँ पर आप एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहते हैं और लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अनुसार आपकी आजीविका जिससे चल सके उसी के अनुपात में यहाँ पर बनाए जाते हैं। आज ग्लोबलाइजेशन के कारण से यहाँ पर सैलरी बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा है। उन सैलरी को किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, बहुत सारी कंपनियां हैं जो सैलरी देने में अभी सक्षम नहीं है, तो उनकी भी सैलरी को कम करके, और जैसे सरकारी सेक्टर में भी जो लोग हैं, जैसे चूँकि अब ऐसा समय आ रहा है कोरोना के बाद, तो आपको विश्व छोड़ के, विश्व के बहुत देशों को छोड़ के आपके जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वह आपके राष्ट्र में आएंगे, तो उन लोगों को भी रोज़गार चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का एक वेतन की प्रणाली विकसित करनी होगी, जिससे कि आपको समझिए कि यह दोबारा से अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से एस्टैब्लिश करना होगा। इसे कर्ज देने से नहीं होगा। लोगों के पॉकेट में आप 500-500 हज़ार रुपये डालकर नहीं कर सकते हैं। लोगों को आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वह पुनः पुनः खड़ा हो सकें। एफडीआई अभी देने की आवश्यकता नहीं है। इसे विश्व के अन्य देशों से अभी बंद करना होगा। हो सकता है कि चीन से बहुत लोगों को अभी कुछ ना कुछ इस प्रकार का कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो और युद्ध की स्थिति भी बने, तो वैसी स्थिति में आप अपने को कैसे खड़ा रख सकेंगे? क्योंकि अभी जो कोरोना के बाद है, यह संसार बदलने वाला है, यह संसार पूरी तरह से बदल जाएगा। तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इसे भी आपको करना है। आपने कहा है कि लोकल को अब बढ़ावा देना होगा, तो लोकल को आप पहले क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे थे? पहले भी आपको देना चाहिए था। तो लेकिन लोकल को पहले बढ़ावा नहीं मिल रहा था, लोकल मार्केट ख़त्म हो चुके हैं और उन बाज़ार को आपको फिर से खड़ा करना पड़ेगा। जो छोटे छोटे दुकानदार थे वही आपको, उनका रोज़गार यदि जाता है तो बड़े बड़े रोज़गार, चूँकि क्या है कि जो ऑनलाइन जो मार्केट, चाहे बड़ी बड़ी जो कंपनियां आई, वे अपनी ही सामग्री, अपना ही पैसा कम दामों पर बेच बेच के वह पैसा इकट्ठा करती रही। लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार थे उनका सामान नहीं बिका, उन्हें जो रोज़गार था उनका रोज़गार ख़त्म हो चुका है। आज उनके पास पैसे नहीं, इसीलिए यह सब समस्या आई है। यह एफडीआई के कारण से आया है। तो एफडीआई को आपने इस प्रकार से बढ़ावा दे दिया, खुला छूट दे दिया। कुछ परेशानियां आती हैं सरकार के पास अर्थव्यवस्था में कि आपको लंबे समय के लिए यदि खड़ा होना है तो कुछ ना कुछ परेशानी झेलनी पड़ेगी, और अचानक में आप अपनी परेशानियों को हटाने के लिए और दूसरे आगे आने वाली सरकार पर डालने के लिए ऐसा कर लें कि आज यह काम कर लेते हैं, कल जो होगा देखा जाएगा। ऐसे देश नहीं चलता है। देश को आपको लगातार एक स्थिति में चलाना पड़ता है। विकास की जो गति है वह बना के रखनी पड़ती है, रोजगार को बना के रखना पड़ता है। आज देश में समस्या बहुत सारी जो आ गई है, जो मज़दूरों की जो समस्या है वह बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम यह नहीं कहते हैं कि आप उनको 500-500 हज़ार रुपये दे के उनका कुछ कर सकते हैं। पैसे आप नहीं दें, उनको ऐसा दें कि वह फिर से खड़ा हो सके और जो उनका कार्य है वह चले। लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाकर रखना पड़ेगा। वैसी स्थिति में आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनाकर रखेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए कि आप आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले आप बाहर से जो उत्पादक हैं उन्हें भी आप एफडीआई के माध्यम से देंगे यहाँ पर आने के लिए, और प्रोडक्शन जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको आप खड़ा कीजिए। कुछ जो रोज़गार सब में लोग लगे हुए हैं उनके रोज़गार फिर से खड़ा हो जाएं, और जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनका नौकरी सब छूट रहा है उन्हें फिर से आप देखें कि एस्टैब्लिश्ड हो जाए। यह आपको
अंदर में, भारत के अंदर में ही जब आप रहते हैं तो कुछ दिन तक आपको ज़रूर यह परेशानी आएगी। और यह संसार जब बदल रहा है तो आप इसको कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आपको कोई अपने देश में घुसने नहीं देगा तो आप घुसेंगे कहाँ से? और तो आपको भी अपना देश की सीमा जो है वह बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोरोना महामारी तो फैलाना है नहीं, कोरोना महामारी से अपने देश को बचाना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको छोटे-छोटे कुटीर उद्योग, छोटे-छोटे दुकानदारों को वह अपना कार्य करने दीजिए। और लोकल को, आपने कहा कि वोकल करना है, तो लोकल को ज़रूर आप बढ़ावा दीजिए। और लोगों को भी चाहिए कि अपने आसपास में रहने वाले, चाहे सब्जी मार्केट के लोग हों और जो सामग्री बनाने वाले हों, उनके प्रोडक्ट्स को आप खरीदें। भारतीय स्वदेशी का नारा आपको फिर से देना पड़ेगा। स्वदेशी एक छोटा सा प्रोडक्ट्स हमने रखा था, अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद स्वदेशी नाम से ही चलाता था। बाद में उसे रामदेव बाबा भी चला रहे हैं, लेकिन स्वदेशी मैं उतना नहीं चला पाया क्योंकि इधर उधर भाग दौड़ में लगा रहता था। लेकिन मुझे था कि स्वदेशी बनाकर मैं आसपास में छोटा सा ही वो बनाता था, जो कि सॉस का वो काम था, पैक पाउच में बिकते थे। तो स्वदेशी नाम से मैं बनाता था, उसे बेचता था और वो बिक भी रहे थे। तो इस प्रकार से लोकल प्रोडक्ट्स को आप, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को आप अपने देश का जो यह असहयोग आंदोलन जो इसे चला था वह आज़ादी के समय में, उसी प्रकार का एक यहाँ पर आप सभी देशभक्तों को, सभी देशवासियों को ऐसा करना पड़ेगा कि अपने ही देश में बने हुए सामग्री को खरीदें और अपने ही देश के बिजनेसमैन को बढ़ावा दें। और उसे बढ़ावा देकर अपने को, अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार खड़ा कीजिए और इसे खड़ा करके फिर से आप आगे बढ़िए। भारत अभी उतने बड़े समस्या में नहीं है, चूँकि जो सरकार के माध्यम से मंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का घोषणा किया। यह छोटे उद्योगों को यदि इससे मदद पहुंचाई जाती है तो वह बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे गरीब लोगों को ही आज बहुत सारी परेशानियां हैं। जो चीन में जिस प्रकार से विकास किया गया है वह बड़े उद्योगों के लिए बड़े धन की व्यवस्था रहती है, लेकिन जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं वहाँ पर ज़्यादातर वह फलते फूलते हैं। वह कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही चीन का आज इस प्रकार से विकास हुआ है। 20 लाख के पैकेज से प्रधानमंत्री वही छोटे लोगों को ज़्यादातर मदद देने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। कोरोना काल में लोकल का विकास करना बहुत ही अच्छा है। यह प्रधानमंत्री की योजना बहुत ही अच्छी है, इसलिए लोकल को वोकल करें, जो उन्होंने कहा है वह अच्छा है। आत्मनिर्भरता के लिए भी जो उन्होंने कहा है वह बहुत ही अच्छा कहा है। इसलिए आत्मनिर्भर इस भारत को आज न कल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि हम नहीं बनते हैं तो इस देश को आगे आने वाले समय में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही धूमिल हो जाएगी, हम बहुत नीचे स्तर पर चले जाएंगे, क्योंकि हम जितने बड़े राष्ट्र हैं उतनी ही बड़ी हमारी समस्याएं हैं। क्योंकि 1 अरब 37 करोड़ को पालना कोई आसान काम नहीं है। वह वही सरकार कर सकती है जो कि बहुत ही बुद्धि से, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक काम करेगी और बहुत ही व्यवस्था का सोचेगी। बहुत बड़ा व्यवस्थापक जो होंगे वही भारत को संभाल सकते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 20 लाख का पैकेज की व्यवस्था जो वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाएगा। और आगे आने वाले समय में जो कोरोना के जो मरीज़ हैं उन्हें बहुत सारी जो परेशानियां आने जा रही है, जिसमें कि कोरोना से जो संकट है देश में, उसमें जो चौथा लॉकडाउन है वह बढ़ाया जाना है। तो चौथे लॉकडाउन में हमें नए तरीके से रहना होगा, जिसमें कि मास्क पहनना ही होगा। हम कामकाज से जुड़े ही रहेंगे। जिन स्थितियों में, जिन जगहों पर हॉट स्पॉट रहेंगे वहाँ पर तो बंदी रहेगी, लेकिन जिन स्थानों पर जो ग्रीन क्षेत्र हैं, जहाँ पर कि अभी तक हॉट स्पॉट नहीं है, तो वहाँ पर बाहर से जो रेड जोन से हैं वह लोग ग्रीन जोन में नहीं जाएंगे। यह कुछ बंदिश यहाँ पर करना होगा। डॉक्टर से आप किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपका जांच हमेशा होता रहेगा। यह कुछ बंदिश यहाँ पर लगाई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग स्कूलों में और कहीं कहीं पर जारी रहेगा। और जून और जुलाई से हो सकता है कि बच्चों
का शिक्षण कार्य भी प्रारंभ हो जाए। कोरोना के साथ ही हमें जीना सीखना होगा, यही नरेंद्र मोदी जी बताना चाह रहे थे और हमें कोरोना के साथ रहना आना चाहिए और हमें रहना आना भी पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से जो नरेंद्र मोदी ने कहा है वह बहुत ही अच्छा कहा है और उन्होंने इस प्रकार से आकर धैर्य और ऊर्जा प्रदान किया है इस देश के निवासियों को, क्योंकि 50 दिन का जो यह लॉकडाउन है उससे लोग नेगेटिविटी से घिर गए थे, चिड़चिड़ेपन से घिर गए थे। धन्यवाद। हमसे 81 करोड़ लोगों को 500 रुपये की राशि दी गई है और 5-5 किलो एक एक व्यक्ति को अनाज भी दिया गया है, तो अनाज से भी हम संपन्न हैं। तो इसीलिए हमें इसमें अकाल जैसी स्थिति नहीं आएगी और सभी लोगों को फिर से मिलकर खड़ा करना है इस देश को। तो इसीलिए आप आत्मनिर्भर बनिए और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया है उसे सही रूप से समायोजित कीजिए। बाजार से बहुत ज़्यादा पैसा उठाना अभी सही नहीं रहेगा, यह स्थिति अच्छी नहीं है और लोगों पर कर्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़े और लोग अपना पैसा लेकर केवल ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं करते रहें, अपने लोकल को बढ़ावा दें। यह वास्तव में प्रधानमंत्री ने सही कहा है, लेकिन होता कहाँ है यहाँ? यह सरकार की अनेक अनेक जो चाहे जो भी सरकारें थी पहले, वह अपनी अपनी कंपनियां खोलकर बैठी हुई थी, केवल अपने फ़ायदे के लिए सोचती थी। तो वह बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाते थे, उनके पास से उनके पॉकेट में पैसे जाते थे। लेकिन जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, यह जो 1 अरब 37 करोड़ का देश है, उनके हर आदमी को काम चाहिए, तो उनके लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना पड़ेगा। बड़े बड़े स्कूलों को नहीं, छोटे छोटे स्कूलों में उसे डिवाइड कीजिए। जो प्राइवेट निजी स्कूल खोलकर जो बैठे हुए हैं, वे सोचते हैं कि 500 लड़कों को लेकर वह स्कूल चलाएं, 1000 2000 4000 नहीं, वहाँ पर कुछ सीमित कीजिए। छोटे छोटे स्कूल 200 300 बच्चों से चलाने का प्रयास कीजिए। और यह समय की भी मांग है, कोरोना के कारण से भी आप बहुत सारे बच्चों को एक क्लास में नहीं बैठा सकते हैं। तो यह स्थिति जब तक आपके पास वैक्सीन नहीं बनता है, तो यह स्थिति अब आपको 2-3 साल तक ऐसी रहने वाली है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की चरमरा गई है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस को, जिसमें मैं रतिकांत सुमन बोल रहा हूँ। आप हमारे इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।